हेलो बच्चों, मैं अचल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजुकेशन विद अचल में। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 के लिए एक सीरीज जिसमें हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिलेबस। सिलेबस क्या है इंग्लिश में। तो इंग्लिश का जो पेपर आने वाला है वो टोटल रहेगा 70 नंबर का, जिसमें से हमको पहले 20 नंबर OMR से मिलेंगे। यानी जो 20 नंबर का पेपर आपका रहेगा वो आपको OMR सीट पर करना होगा, यानी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम OMR करेंगे। ठीक है जी। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद आप अपने OMR के क्वेश्चन में यानी 20 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनको पूरा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन से। जो हमारे OMR सीट में आने वाले क्वेश्चन हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। राम eaten the food। देखिए, हमारे कुछ क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आएंगे। ठीक है। तो राम के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जिसमें हमको ऑप्शन मिलेंगे हैव, नंबर 2 हैज, नंबर 3 इज, नंबर 4 आर। देखिए, तो जैसा कि मैं मानता हूं आपको ट्रांसलेशन के बारे में ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में ट्रांसलेशन कराई है। और हमने आपको एक वीडियो में एक्टिव पैसिव भी समाप्त करे हैं, और ट्रांसलेशन के साथ एक्टिव पैसिव दोनों एक वीडियो में और करा रखे हैं हमने आपको। तो आज हम ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, राम ईटन द। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई। सबसे पहले हम बात करें कि हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए किसी भी हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, जब हम बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करने की बात करें, तो वहां पर क्या है, या तो हमको पहली बार में प्रश्न का सटीक उत्तर पता हो, या हमको इन चारों विकल्प में से 3 विकल्प को गलत करना है, बचा हुआ चौथा विकल्प। मानो कि भी ये 4 विकल्प है मेरे पास, 4 ऑप्शन है, हैव, हैज, इज, आर। अब ये चारों जो है तो मेरे सिलेबस से रिलेटेड ही भाई। ठीक है। अगर माना कि मैं एक हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं भूल जाऊं कि हैव का यूज मुझे कहां पर करना है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज पता हो। ठीक है। क्या मुझे ऐसा हो सकता है कि मैं अगर हैज भी भूल जाऊं, तो क्या मुझे ये नहीं हो सकता कि मुझे इन दोनों हेल्पिंग वर्ब का पता हो कि इनको हमको कहां पे यूज करना है। तो मैं अगर इज और आर, अगर मुझे इन दोनों का करेक्ट यूज पता है, तो मुझे ये पता चलेगा कि भाई हमको यहाँ पर इज और आर नहीं लगानी है। ठीक है। बचे क्या, हैव और हैज लगाने। ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले या तो एक बार में वो सटीक उत्तर लगाना है, या 3 गलत ढूंढने हैं, बाकी चौथे को सही लगाना है। देखिए, तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब पहले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। देखिए, हमको यहाँ पर क्या मिला है भाई, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करें वर्ब की, तो हमको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है। कौन सी फॉर्म मिली है, थर्ड फॉर्म। तो एक बार हम अगर पिछली क्लासों को रिवाइज करें, तो हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म जो है उसका यूज हम किसके साथ करते थे भाई, या तो हैव के साथ करते थे, या हैव और हैड और विल, सेल, विल या सेल लगाने के बाद। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है मेरी, इन तीनों के साथ ही मुझे क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है जी। हैव के साथ, हैज के साथ, हैड के साथ, और फ्यूचर में विल, सेल प्लस हैव के साथ। तो अब हम बात करें, जब हमारे यहाँ पर कौन सी आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है। तो हमें एक चीज पता चली कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आएगी उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी रहने वाली है, हेल्पिंग वर्ब इनमें से ही कोई सी रहने वाली है। तो मैंने एक चीज समझी कभी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 हमारा नहीं है, बचे कौन से, हैव और हैज। ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है कि हैव और हैज में से कौन सा लगाना है। तो
क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, राम हैज ईटन द फूड। राम हैज ईटन द फूड। तो हमने क्या काम किया भाई, पहले हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब को पढ़ने के लिए क्या किया, मेन वर्ब से क्वेश्चन को स्टार्ट किया। ठीक है, जब मैं हेल्पिंग वर्ब की अगर मुझे खाली जगह मिल रही है, तो जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, पहले मैं उसको पढ़ूंगा, और मुख्य क्रिया को पढ़ने के बाद, मेन वर्ब को पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर। तो हमने ऑप्शन मिले भाई 4। तो हमने क्या देखा भाई, जो भी हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो हम इन सब में से लगाएंगे। ठीक है जी। तो हमने क्या काम किया, हमारे पास दो ही सही ऑप्शन बचे, दोनों में से हमने देखा राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और मैंने राम के साथ क्या लगाया, हैज लगाया। अगर राम प्लूरल सब्जेक्ट होता तो मैं राम के साथ हैज लगाता। यहां तक बात समझ में आई भाई। अगर मैं यहाँ पर राम की जगह प्लूरल सब्जेक्ट कर दूं, मैं कर दूं बॉयज, तो बॉयज क्या है भाई, लड़के क्या है, प्लूरल है, बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ मैं हैव और हैज में से क्या लगाऊंगा, तो अगर यहाँ पर मेरा प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम हैव का यूज करते, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम हैज का यूज करते। तो हमने क्या काम किया, अपनी हैड यानी हमने क्या किया, हैज, हैव और हैड को समझा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He gone to Delhi yesterday, फुल स्टॉप। और ऑप्शन है हमारे पास, नंबर 1 हैज, नंबर 2 हैव, नंबर 3 हैड, और नंबर 4 विल सेल प्लस है। देखिए, तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी। तो हमने क्या काम करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ही, और हमने क्या देखा कि भाई हमारी वर्ब लगी हुई है, और मुझको ऑप्शन में क्या है, हेल्पिंग वर्ब मिली है, 4 ऑप्शन मिले हैं, और इन चारों हेल्पिंग वर्ब में से मुझे एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगानी है अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखें भाई, अब मान लिया कि मुझको इसका एक सटीक उत्तर नहीं पता है। ठीक है जी, मुझे इसका सही ऑप्शन नहीं पता है, तो मैं किस प्रकार इसको करूंगा भाई। सबसे पहले देखते हैं कि यस्टरडे जब हमारे सेंटेंस में आया, यस्टरडे, यस्टरडे माने क्या भाई, बीता हुआ कल है। जब हमारे सेंटेंस में हमको यह शब्द मिला, तो हमने एक बात देखी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है, ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा, उसमें हमको विल सेल मिली है, और विल सेल का यूज हम कहां पर करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। और जब हमारे सेंटेंस में हमको यस्टरडे मिला, तो भाई फ्यूचर की तो कोई बात रही ना, तो हम क्या काम करेंगे, इस फोर्थ ऑप्शन को हम कट कर देंगे, यानी अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब देखते हैं, अब बात करते हैं हम हैज, हैव और हैड की। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको बताया था हैज और हैव, कौन से, हैज और हैव हमारे किस में यूज होंगे, प्रेजेंट में यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पर यस्टरडे नहीं होता, ही गॉन टू दिल्ली, तो मैं यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या करता, तो हैज लगाता या हैव लगाता। लेकिन मुझे यस्टरडे मिला, तो यस्टरडे से मुझे क्या पता चला भाई कि प्रेजेंट की मेरी जो दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, इनका मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगा। तो मेरे ये दोनों ऑप्शन भी करके बचा कौन सा, हैड। तो मेरा यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ऑप्शन हैड। He had gone to Delhi। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करूं, मैं यहां पर यस्टरडे को हटाऊं, मैं यहां पर यस्टरडे को हटाऊं, तो क्या करेंगे हम, फिर भाई देखिए मैंने यस्टरडे यहां से हटाया, और फिर मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, अब देखिए, he has, he have, he had, he will shall have। ठीक है, तो अब हमको इन चारों ऑप्शन में से देखना है भाई कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इनके लिए। तो सबसे पहले हम ही के साथ बात करते हैं, ही और ही के साथ हैज को जोड़ते हैं। तो मैंने ही के साथ अगर मैं हैज लगाऊं, तो ही हैज गॉन टू दिल्ली, बिल्कुल सही सेंटेंस है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें
सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया गया है जिससे मुझको पता चले कि मेरा जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो मैं हैज के साथ अगर इसको कंप्लीट करूं, ही हैज गॉन टू दिल्ली, तो मेरा सेंटेंस सही रहेगा। अगर मैं बात करूं हैव के साथ, तो भी हैव तो हमारा कट ही जाएगा, क्योंकि हैज ही क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थोड़ी ना हम हैव लगाएंगे, तो हैव हमारा कट गया। बात करें हम हैड की, तो ही हैड गॉन टू दिल्ली बिल्कुल सही रहेगा, ये ऑप्शन भी हमारा ठीक रहेगा, ठीक है जी। और बात करें हम विल सेल प्लस हैव की, तो एक चीज बताइए कि मैं क्या करूंगा भाई, ही के साथ क्या लगाऊंगा, विल या सेल। टेंस में क्या पढ़ा था, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, और विल के बाद हैव लगाएंगे, तो हमारी ये ऑप्शन भी सही रहेगा, ठीक है। हमको पेपर में केवल एक ही ऑप्शन ठीक मिलने वाला है, ठीक है, और उस बाकी के 3 ऑप्शन हमारे गलत रहेंगे, ठीक है। हमने समझने के लिए यहाँ पर क्या किया है, एक सेंटेंस को हम समझ पाए हैं एक सेंटेंस से कि हम क्या काम करेंगे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में उसको कैसे करेंगे वो एग्जाम में कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए अब मेरा ये क्वेश्चन जो है वर्ब से रिलेटेड है, हमको यहाँ पे वर्ब लगाना है, ठीक है। तो अच्छा हमको पता कैसे चलेगा भाई कि मुझे सेंटेंस को फिल करना है वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ। देखिए जब मुझको ऑप्शन में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी, या तो मुझे या ऑप्शन में मुझको मेन वर्ब मिलेगी। तो अगर मुझे ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगर मुझे मेन वर्ब मिल रही है तो मेन वर्ब लगाकर मुझे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं, ईटिंग, ऑप्शन नंबर ए ईट, ऑप्शन नंबर 2 ईटन, ऑप्शन नंबर 3 एट, ऑप्शन नंबर 4। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है भाई, देखते हैं इनको अप्लाई करके हम, ठीक है। तो मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, ईटिंग। अच्छा ईटिंग में हमको क्या मिला, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिली हमको, ठीक है। तो आईएनजी हम कब लगाते थे, हम सारे सेंटेंस की बात करें तो आईएनजी का यूज हम कहां पर कर रहे हैं, कंटिन्यूअस में कर रहे हैं। तो हम पास्ट में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या करते थे, वॉज और वर लगाते थे, ठीक है। प्रेजेंट में किसके साथ लगा रहे हैं, इज एम आर के साथ लगा रहे हैं, ठीक है। और फ्यूचर में विल सेल प्लस बी के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ऐसी तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली है जो हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शन को कर देंगे गलत। बात करें हम दूसरे ऑप्शन की, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने किस सेंटेंस में लगाई थी भाई, याद करेंगे हम किस सेंटेंस में लगाई थी, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें हम तो पास्ट के सेंटेंस में लगाई थी किसी में, पास्ट इंडेफिनिट में लगाई, कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगाई थी हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई थी। इसका मतलब हमने पास्ट में कहीं पर भी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया। बात करें हम किसकी, प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगा रहे हैं। देखिए अब तो हमको पता चला भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो सकता है ये। तो मैं अगर ही के साथ ईट लगाऊं तो ये क्या रहेगा भाई, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, और यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों दे रखी है भाई। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत रहेगा, ठीक है। बात करें हम तीसरे ऑप्शन की, ईटन। ईटन क्या भाई, थर्ड फॉर्म है, और मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है, हैव, हैड के साथ। जैसा कि मुझको यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिला, तो मेरा ये ऑप्शन भी गलत रहेगा, और बचा क्या मेरा ऑप्शन नंबर 4 8। मैं इसको भाई 3 मेरे गलत हो गए तो चौथा तो है ही मेरा। समझे इसको कैसे भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट, द फूड। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया कंप्लीट। आगे बात करें हम और हमको कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई, टेंस से रिलेटेड हमको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन मिला, मीरा
मीरा सिंगिंग द सॉन्ग, और मुझे यहाँ पर भाई क्या मिले, ऑप्शन मिल जाए, इज, एम, आर, ये मिला, ठीक है जी। मुझे ऑप्शन मिल जाए, हैज, हैव, हैड, ये मिला। मुझे ऑप्शन मिल जाए, डिड, मुझे ऑप्शन मिल जाए, डू, मुझे ऑप्शन मिल जाए, डज, मुझे ऑप्शन मिल जाए, विल, मुझे ऑप्शन मिल जाए, सेल, मुझे ऑप्शन मिल जाए, वॉज। चलो इन्हीं के साथ हम इनको अप्लाई करते हैं। तो सबसे हम एक सेंटेंस से ही सारी हेल्पिंग वर्ब का यूज सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बात करूं विल सेल की, देखिए भाई विल या सेल ये हमारे दो अलग अलग ऑप्शन है, विल अलग है और सेल अलग है। अगर मैं यहाँ पर मीरा विल का यूज करूं, मीरा के साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगाऊं मैं, तो मुझे उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ठीक है जी। तो आईएनजी नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, तो विल हमारा गलत हो जाएगा पूरा। और एक चीज बताइए भाई, बिल अगर हमारे यहाँ पर गलत है तो सेल भी हमारा गलत रहेगा, क्योंकि बिल और सेल में से हमने दोनों में से एक लगाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेल लगाऊं तो मीरा सेल, और फिर सेल के बाद मुझे क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी मेरा गलत रहने वाला है। बात करें डू और डज की, डू और डज हमारे किस सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब मिली थी भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिली थी डू और डज हमारी, और कहां पर मिली थी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मिली थी। अब एक चीज बताइए, क्या ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखता है भाई, इसमें हमको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मिला है, क्वेश्चन मार्क नहीं मिला, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ना। अगर हम इसको इसमें नॉट भी ना मिली तो कौन सा है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस भी ना है, बचा कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव में थोड़ी ना हम डू और डज लगा रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। बात करें डिड की, डिड क्या है, डिड कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, डिड हमने पास्ट में लगाई थी, पास्ट इंडेफिनिट में, किस में लगाई थी, पास्ट इंडेफिनिट, और उसमें भी कुछ में लगाई थी, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। और ये सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नहीं है, और ये सेंटेंस मेरा नेगेटिव भी नहीं है, बचा कौन सा, अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में हमको डिड नहीं लगाना, तो मेरे सारे ऑप्शन गलत हुए। बात करें हम हैज की, हैव की या हेड की, तो मुझको हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म चाहिए, हैव के साथ भी और हेड के साथ भी, तो ये भी मेरे ऑप्शन गलत रहे। अब इज, एम, आर, देखिए आर का यूज कहां पर करेंगे हम, जहां पर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन मीरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। एम का यूज कहां पर करेंगे हम, आई के साथ करेंगे, और मीरा क्या है, मीरा क्या है, मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। मैंने बाकी के सारे गलत ऑप्शन को भी काटा है भाई, समझ के कि कौन सा ऑप्शन मेरा गलत है, और एक सही ऑप्शन को भी मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि हमको कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एज इससे रिलेटेड, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड भी आएंगे, मेन वर्ब से रिलेटेड भी आएंगे। तो हमने क्या काम किया, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन को किया। अब देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो बच्चों आगे हमको किस प्रकार के और क्वेश्चन मिलने वाले हैं ओएमआर से, ओएमआर शीट में, तो देखते हैं। हमको एक सेंटेंस मिलेगा अपना, राम was eating a mango। ये मुझको एक क्वेश्चन मिला, और उसके बाद मुझे इसके चार ऑप्शन मिलेंगे भाई। ये बोलेगा इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करना, नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में। तो मैं इस सेंटेंस को जब नेगेटिव में बनाऊंगा, तो भाई जब मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी थी तो वहां पर रूल्स हमने पढ़े थे कि भाई जो नॉट है हमारी, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी, किसके बाद लगेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी। अब आंखों के अंधे जानते हैं इस बात को कि भाई राम क्या है, राम हेल्पिंग वर्ब है राम हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, राम क्या है, सब्जेक्ट है। ईटिंग क्या है, ये कहीं से तुमको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है भाई, नहीं है हेल्पिंग वर्ब। ए क्या है हमारा, ए आर्टिकल है, मैंगो क्या है, मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या बची, वॉज बची यहाँ पर, और हम वॉज के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो। तो मेरा ये अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में बदल चुका है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर इज लगाऊं, मैं लगाऊं यहाँ पर इज, और अब बोलूंगा इस सेंटेंस को नेगेटिव में तुम चेंज करो,
तो अब इज क्या है, इज भी तो एक हेल्पिंग वर्ब है भाई, तो इसके बाद भी हम नॉट लगा के सेंटेंस को चेंज कर देंगे नेगेटिव में। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं आपके लिए, राधा हैज sung a song, और इसको बोलूं कि आप नेगेटिव में बदलिए, नेगेटिव। तो भाई कैसे करेंगे हम इसे, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। और अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में क्या सीखा है कि हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है इसमें, बताइए आप। राधा हैज, तो हैज क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है। और मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाऊंगा, नॉट लगाऊंगा, तो मेरा सेंटेंस नेगेटिव में बदल गया। भाई क्या करेगा वो, अफर्मेटिव सेंटेंस देके आपको नेगेटिव में बदल पाएगा, या नेगेटिव सेंटेंस देके अफर्मेटिव में बदल पाएगा। देखिए अगर वो मेरे लिए एक नेगेटिव सेंटेंस दे, राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, इस नेगेटिव सेंटेंस को देकर बोले कि भाई इसको अफर्मेटिव में बदलना है, तो मैं क्या काम करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं यहां से नॉट हटाऊंगा। क्या करूंगा, नॉट हटाऊंगा, और मेरा ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा, यानी सकारात्मक वाक्य बन जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा ये। अगर मैं इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाऊं तो क्या होगा, मैं यहां से नॉट हटाऊंगा और मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो मैं नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना भी सीख गया, और अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख गया। बात आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आंख बंद करके आप क्या काम करेंगे, जो दूसरे नंबर पर आने वाली हमारा शब्द है इसको पहले नंबर पर लेकर जाएंगे, जो पहले नंबर पर आने वाला शब्द है इसको दूसरे नंबर पर लेकर जाएंगे। और दोनों ही सेंटेंस में हम यही रूल लगाएंगे भाई, ठीक है। तो ये पहले दूसरे नंबर का क्या चक्कर है भाई, देखो हमको दूसरे नंबर पे क्या मिली है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिली है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जब हम प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने भाई दो भागों में बांटा था ना, एक था इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और एक था सेकंड टाइप। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, तो वो होता है यस नो टाइप सेंटेंस। और यस नो टाइप सेंटेंस में तुमको क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले मिलेगी। क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब पहले मिलेगी हमेशा। जब भी हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करेंगे तो क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो एक चीज बताइए, अगर वो मुझे राम इज ईटिंग अ मैंगो सेंटेंस दे और इसको इंट्रोगेटिव में बदल पाए, तो कैसे बदल पाएगा भाई, आपको कहीं इसमें क्वेश्चन वर्ड दिखाई दिया, क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है भाई, तो हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में बदलना है। और फर्स्ट टाइप में बदलने के लिए हम क्या काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमको हेल्पिंग वर्ब पहले मिलने वाली है। तो इस सेंटेंस में मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, और इज को मैं सबसे शुरू में लगाऊंगा, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, सेंटेंस के पहले लेटर को हम क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे, और फिर लिखेंगे इज राम ईटिंग अ मैंगो। और जब मैंने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, तो मैं यहां से फुल स्टॉप हटाकर क्या लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। आई बात समझ में, इज राम ईटिंग अ मैंगो, तो मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन चुका है। बात करें हम नेक्स्ट सेंटेंस की, तो यहां पर भी हम क्या काम करेंगे, जो हेल्पिंग और हैज है हमारी, उसको स्टार्टिंग में लेके जाएंगे भाई। हैज हमने लगाई स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट है राधा, और राधा को लगाया हमने दूसरे नंबर पर, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। है राधा sang a song, और जब हम इसको अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमने क्या काम किया, सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला, ठीक है जी। चलो, तो हम सेंटेंस को चेंज करना भी सीख चुके हैं। सेंटेंस में अगर हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो उसको भी सीख चुके हैं, या हमको सेंटेंस में मेन वर्ब लगानी है तो हम वो चीज भी सीख चुके हैं। आगे हमको क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं भाई, ओएमआर में हमको सेंटेंस का अरेंजमेंट करना है, यानी उस वाक्य को व्यवस्थित ढंग से लगाना है, ठीक है। जैसे मुझे एक सेंटेंस मिले, विल प्ले
हॉकी राम, ठीक है, विल प्ले हॉकी राम। और ये सेंटेंस मिलने के बाद अगर इसको हम व्यवस्थित ढंग से लगाएं तो एक चीज बताइए, क्या पहले मुझे सेंटेंस की पहचान करनी है। सेंटेंस मेरा नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है, ठीक है जी। तो हमको इनमें अपनी तरफ से कोई भी अदर वर्ड नहीं जोड़ना है, अपनी तरफ से कोई भी हमको इसमें शब्द नहीं जोड़ना है। इन्हीं शब्दों से हमको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो मैं इसकी पहचान कैसे करूंगा, अभी सिंपल सा फंडा है। मुझे सेंटेंस के जो लास्ट में आखिर में क्या मिला, फुल स्टॉप मिला। तो एक चीज खत्म हुई कि सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है जी। क्या है, इंट्रोगेटिव नहीं है मेरा सेंटेंस। अगर मुझको क्वेश्चन मार्क मिलता है इसके लास्ट में तो मेरा सेंटेंस कैसा होता भाई, इंट्रोगेटिव होता। लेकिन मुझको मिला है फुल स्टॉप, तो मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। बचे कितने, दो सेंटेंसेस बचे भाई हमारे पास, एक नेगेटिव और एक अफर्मेटिव। अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की, तो मुझको इस सेंटेंस में नॉट मिली कहीं पर। भाई आपके सामने यहाँ पर 4 ही वर्ड हैं, 1 2 3 4, और आखिर तक 4 ही रहने। ये ना कि आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड कर देंगे, ठीक है जी। कुछ भी ऐड नहीं करना है अपनी तरफ से। तो मुझको इसमें नॉट भी नहीं मिली, तो मेरा सेंटेंस नेगेटिव हुआ क्या भाई, नेगेटिव हुआ। नेगेटिव नहीं हुआ क्योंकि इसमें मुझको नॉट नहीं मिली है। तो एक ही बचा मेरे पास, क्या बचा, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एक बात मेरे समझ में आई इसको देखने के बाद कि भाई ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, ठीक है जी। और अफर्मेटिव के तरीके से मैं इसको बनाऊं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब आप एक चीज बताइए, जब हमने सेंटेंस को पढ़ा था और अफर्मेटिव सेंटेंस जब हमने पढ़े थे, तो 12 सेंटेंसेस में आपको अफर्मेटिव के रूल में हमेशा सबसे पहले क्या मिलता था भाई, क्या मिलता था, सब्जेक्ट मिलता था। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। तो मैं राम को लेकर आऊंगा स्टार्टिंग में, राम, ठीक है। अब दूसरी चीज भाई, तो राम तो हमारे यहां से हुआ खत्म। अब बात करें, हमारे पास बचे 3 शब्द, यानी हमारे पास 3 वर्ड और बचे हैं जिनको हमें ठीक से लगाना है, ठीक है जी। तो एक चीज बताइए, मैं यहां पर हॉकी लगाऊं, राम हॉकी, राम हॉकी। मिला आपको कहीं ऐसा सेंटेंस, भाई आपको कहीं ऐसा सेंटेंस मिला affirmative में जिसमें आपको तुरंत सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिख जाए, नहीं मिला ना। तो भाई हॉकी थोड़ी ना लगाएंगे हम इसमें, हॉकी लगाएंगे हैं। चलो बात करें, अभी देखेंगे हम कि भाई अभी इसमें हमको हॉकी नहीं लगानी। बात करें हम प्ले की, तो प्ले मैं लिखूं राम प्ले, राम प्ले। मुझको 12 सेंटेंसेस के रूल में एक ही सेंटेंस ऐसा मिला था जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुझको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, इस तरह से भी मेरा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या शर्त थी भाई, कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट देखेंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट राम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिला कहीं पर, नहीं मिला भाई। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर प्ले भी नहीं लगाऊंगा, पर प्ले नहीं लगाऊंगा। बची कौन सी चीज, बिल बची भाई, तो हमने बिल लगा दी यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई भाई। इसमें हमने कुछ भी नई चीज नहीं सीखी है, एक एक चीज, एक एक शब्द को हमने सीखा है ध्यान से, ठीक है। अगर आपके अभी भी बातें समझ में नहीं आ रही तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने आपको सेंटेंसेस को पढ़ाया है, उसको पढ़े उसके बाद यहाँ पर रूल अप्लाई करें, ठीक है ना। अगर आप बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझको एक दिन में पास कराने वाली वीडियो मिल जाए, तो यूट्यूब पर ऐसी बहुत से थंबनेल मिल जाएंगे आपको जिनमें लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो देखें और एग्जाम पास। देखिए 10th क्लास में पास होंगे आप, पास होना एक अलग बात है और अच्छे नंबरों से पास होना एक अलग बात है। तो आपको ऐसे ही खाली टाइम पास के लिए वीडियो चाहिए तो आप किसी और वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तविकता के साथ चीजों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को देखें, वरना वीडियो स्किप कर दें और किसी दूसरे से सुंदर से थंबनेल वाली वीडियो पर जाएं, ठीक है जी। तो एक चीज बताइए, मैंने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लगाई भी, सब चीजें हमारी सीखी हुई ही हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, राम बिल। अब एक चीज बताइए, ये प्ले है हमारा वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या समझे हम, दिमाग में घुमाया हमने, पहले वर्ब या पहले ऑब्जेक्ट,
सीधी सी बात है, हम पहले यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, राम विल प्ले, बन गया सेंटेंस। भाई चौथी चीज हमारे पास अगली चीज बची ही क्या है, ये चीज हॉकी बची है, तो हॉकी को हम लगा ही देंगे भाई। ठीक है, तो हम सेंटेंस को व्यवस्थित तरीके से यानी सेंटेंस का अरेंजमेंट भी सीख चुके हैं। अगर मुझको यहाँ पर विल की जगह और कोई सी हेल्पिंग वर्ब मिलती, मुझको मिल जाती यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तो मैं पहले सबसे पहले क्या चेक करूंगा भाई, ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए, सेंटेंस का अरेंजमेंट करने के लिए मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है। तो मैं जब इंट्रोगेटिव देखना चाहूंगा तो इंट्रोगेटिव में मुझको क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। नेगेटिव में मुझको नॉट मिलेगा, और जिसमें दोनों ही चीजें नहीं मिलेंगी वो बचेगा। तो हमने सेंटेंस का अरेंजमेंट भी कर दिया है। अब आगे देखते हैं हमको ओएमआर में किस प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई। बच्चों एक क्वेश्चन हमको मिलने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, जहां पर हमको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखना है। देखिए जैसे मुझे एक सेंटेंस मिले, यहां पर मुझे एक क्वेश्चन मिले, यहां पर जैसे मैं लिखूं श्याम विल प्ले हॉकी, श्याम विल प्ले हॉकी, और वो क्या काम करे, श्याम को अंडरलाइन करने के बाद आपको ऑप्शन दे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम हमारे 8 पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है जी, और उस एक क्वेश्चन के लिए हमको क्या है, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, वहां पर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी काइंड के बारे में बात नहीं करेगा। जैसे नाउन है तो नाउन के काइंड के बारे में बात नहीं करेगा। यहाँ पे जो हमको प्रोनाउन दे रखे, प्रोनाउन के भी काइंड के बारे में हमको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सीधा सीधा वो पूछेगा अंडरलाइन करके, जैसे श्याम को अंडरलाइन किया और पूछा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन। ठीक है जी। ठीक है, तो देखिए वैसे हमको सीधी सी एक बात पता चलेगी भी, हम नाउन के बारे में पहले ऑप्शन पे ही पहुंचे हम। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो श्याम विल प्ले हॉकी, इसमें आपको क्या है, श्याम के नीचे अंडरलाइन किया गया, और श्याम क्या है भाई, एक व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम है तो सीधी सी बात हम क्या समझे कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हमारे अलग 3 ऑप्शन हैं इनको भी हम समझ के देखते हैं। ठीक है जी, श्याम विल प्ले हॉकी और मुझे श्याम को बताना है, तो मैं प्रोनाउन के ऑप्शन को चेक करता हूं। तो प्रोनाउन क्या है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाए। संज्ञा क्या है भाई, श्याम तो खुद ही संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर थोड़ी ना लाया गया ये। ठीक है, नाउन के स्थान पर थोड़ी ना लगाया, नाउन तो ये खुद ही है, तो प्रोनाउन मेरा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहां पर प्रोनाउन क्या रहेगा, गलत ऑप्शन रहेगा। बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन की, वर्ब। भाई वर्ब क्या है, श्याम विल प्ले, वर्ब क्या है, क्रिया है, क्रिया, काम जो किया जाए। तो श्याम विल प्ले, तो श्याम क्या है भाई, नाउन है, वो एक व्यक्ति है, वो कोई काम करने के बारे में थोड़ी ना पता चल रहा हमें से शब्द से। भाई हमने लिखा श्याम विल प्ले हॉकी है, तो मैंने खाली श्याम बोला। श्याम क्या है भाई, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो वर्ब की बात करें, श्याम वर्ब है, तुमने कभी श्याम किया है भाई, काम को तो हम करते हैं ना, तो श्याम को थोड़ी ना कर रहे हैं हम। तो श्याम क्या है, वर्ब का ऑप्शन भी हमारा गलत रहेगा। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण, जहां पर विशेषता बताई जाए किसी की, तो जहां पर विशेषता बताई जाएगी वो एडजेक्टिव रहेगा। तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत रहेगा, और सही ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन यानी कि नाउन। अगर वो श्याम के नीचे अंडरलाइन ना करके वो प्ले को अंडरलाइन करे, प्ले, और प्ले से क्वेश्चन पूछे वो श्याम विल प्ले हॉकी, और वो श्याम को अंडरलाइन ना करे और क्वेश्चन पूछे प्ले से, तो प्ले क्या है भाई, नाउन है, नाउन क्या है, व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का नाम। तो भाई इसमें तो प्ले कोई वस्तु का नाम है ना। ठीक है, सीधी सी बात है। और हम बात करें
प्ले का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्ले का हिंदी में अर्थ क्या है, खेलना। खेलना, और ना हमको कहां पर मिलता है भाई, क्रिया में मिलता है, ठीक है जी, मुख्य क्रिया में मिलता है, आना जाना खाना पीना। तो सीधी सी बात है, मुझे प्ले से ही पता चल गया कि प्ले क्या है, यहाँ पर वर्ब है ना। बाकी प्रोनाउन क्या है भाई, प्रोनाउन थोड़ी ना संज्ञा के स्थान पर थोड़ी ना लाई जा रही है चीज। एडजेक्टिव क्या है, हमारा विशेषण है। तो मैं चारों ऑप्शन में से क्या काम करूंगा, मेरा सही ऑप्शन रहेगा वर्ब। नाउन क्या है, प्ले क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी हमको क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमको क्या मिलेगा भाई, हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे जो करना है। आगे एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मोहन इज ए क्लेवर बॉय, ठीक है जी। तो यहां पे मैं क्लेवर को कर दूं, क्लेवर मतलब क्या, चालाक। अब चालाक होना कोई संज्ञा है भाई, चालाक संज्ञा क्या है, व्यक्ति स्थानीय वस्तु का नाम। प्रोनाउन है भाई कोई, वो वर्ब है कोई नहीं है। बचा क्या हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या है, विशेषण। विशेषता बताई जा रही है भाई, मोहन की क्या विशेषता बताई जा रही है, कि वो चालाक है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार के अगर क्वेश्चन मिलेंगे, किससे रिलेटेड, हमें क्वेश्चन मिलेंगे आर्टिकल से रिलेटेड, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो हम उन क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आगे हमको कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई। तो बच्चों हमको बहुविकल्प प्रश्नों में कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं अपने अध्याय से संबंधित, यानी हमको जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें हमको कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं लेसन से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट लेसन हमारा प्रोज में कौन सा है, ए लेटर टू गॉड, कौन सा, ए लेटर टू गॉड। जिसमें मैं अगर आपको क्वेश्चन बताऊं, जैसे कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, हु वाज लेंचो, लेंचो भाई, लेंचो के बारे में हम बात करें, लेंचो कौन था, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो कौन था भाई, पुअर फार्मर। हम पूरे पाठ की अगर कहानी की बात करें तो लेंचो एक गरीब किसान था, ठीक है जी। और हमको किस प्रकार के क्वेश्चन में, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, ये हमको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल सकते हैं भाई, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हमको कैसे मिल सकते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क, लेंचो ने कितना धन मांगा। तो लेंचो ने एक पत्र लिखा था भाई, ठीक है, उसमें कितना धन मांगा था, उसने 100 रुपये मांगे थे, ठीक है। आगे हमको कैसा क्वेश्चन मिल सकता है, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितना धन प्राप्त हुआ। तो लेंचो को पत्र की, जब उसको पत्र उसको दोबारा मिला, वापस मिला, तो उसमें उसको कितना धन मिला भाई, उसको मनी कितनी मिली भाई। इसमें तो हमारा आ जाएगा पुअर फार्मर, पुअर फार्मर। मनी कितनी उसने मांगी थी भाई, आस्क कितनी की थी, हम इसको भाई शॉर्ट से ही याद करेंगे। कितनी मनी आस्क की थी, उसने मांगी थी भाई 100 पैसों। उसने भाई कितनी मिली उसको, हाउ मच डिड ही गेट, तो ही गॉट, कितनी उसको मिली भाई, कितना प्राप्त हुई उसको मनी, 70, ठीक है जी। लेंचो ने किसके लिए पत्र लिखा, किसके लिए पत्र लिखा, अब भाई हमको लेसन से ही पता पड़ रहा है, ए लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड, गॉड भगवान के लिए पत्र, ठीक है जी। तो हमको लेंचो से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी पहले पार्ट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे हमको क्या क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि लेंचो को क्या लगा था जब वहां पर ओलावृष्टि हुई थी, कि उसका जो खेत है वो ढक गया है। किससे ढक गया है भाई, कवर्ड, किससे कवर्ड हो गया था, उसको लगा था सैल्ट से, साल्ट से यानी नमक से, ठीक है। तो भाई 1 2 3 4 5 हमको यहाँ पे प्रश्न याद हो चुके हैं भाई, 5 क्वेश्चन याद हो चुके हैं शॉर्ट से, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करें, अगर उसके राइटर की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, राइटर की बात आ जाए, कि लेंचो यानी कि ए लेटर टू गॉड के राइटर कौन है, राइटर। तो भाई राइटर कौन है, हमको ए लेटर टू गॉड, किस किस के बारे में बात की जा रही है, गॉड और लेंचो। इस पूरे पार्ट में
जो क्या है, लेंचो है, और वो भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। तो गॉड और लेंचो के बारे में बात की जा रही है हमारी। तो गॉड और लेंचो, जी से गॉड, एल से लेंचो। जिस ऑप्शन में आपको जीएल मिले, यानी कि पूरा राइटर जो कौन है, जीएल फ्यूंस है, तो आपको जहां पर जीएल मिलेगा हम उसको लगा देंगे। शॉर्ट में हम सब चीजें याद करें भाई, आस्क फॉर 100 रुपीज, ही गॉट 70 ओनली, और लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र लिखा उसने है, और द फील्ड वाज कवर्ड विद साल्ट, ठीक है, साल्ट के साथ वो ढका हुआ था। तो ऐसे ही हम इसको याद कर लेंगे, राइटर कौन है इसके, जीएल है। अब बात करते हैं हम दूसरे लेसन की। दूसरे लेसन से हमको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सेकंड लेसन के बारे में। तो प्रोज का जो सेकंड लेसन है वो कौन सा है, क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसके जो राइटर है वो कौन है, वो स्वयं नेल्सन मंडेला ही है। नेल्सन मंडेला के बारे में हम बात करें तो कौन थे भाई, वो साउथ अफ्रीका के कौन थे, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, यानी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो हमको ऑप्शनल में क्वेश्चन मिल सकते हैं, विकल्प में, वो विकल्प में जो हमको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, टिक द करेक्ट में जो हमको प्रश्न मिलेंगे वो बस इसको याद करेंगे हम, और हमारा कोई भी विकल्प गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सेरेमनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, पूछे सेरेमनी कब हुई थी, तो भाई कहाँ कब हुई थी वो, 10 मई 1994, यानी 10 मई 1994 को, ठीक है। उसके बाद पूछे कि भाई वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कब बने, ठीक है, तो कब बने थे भाई, इसी डेट को, यानी 10 मई 1994 को ही वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के, और 10 मई 1994 को ही जो सेरेमनी यानी जो समारोह था वो आयोजित किया गया, ठीक है। बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, तो जेनानी कौन थी भाई, उनकी बेटी थी, मंडेलास डॉटर। क्वेश्चन हमारा मिल जाएगा हमको ऑप्शनल में, ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो जेनानी क्या थी हमारी, मंडेला की बेटी थी, क्या नाम था उसका, जेनानी। बात करें फौज की, तो किसके अगेंस्ट लड़े थे, किसके विरोध में नेल्सन मंडेला ने लड़ाई की थी, तो नेल्सन मंडेला ने जो लड़ाई की थी वो की थी अपार्थीड के विरोध में, ठीक है, अपार्थीड के विरोध में। अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वैसे अपार्थीड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। व्हाट इज द मीन बाय अपार्थीड, अपार्थीड क्या है, ठीक है, तो क्या अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, which separates people according to their race and caste, ये कर्म के हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हमको शॉर्ट आंसर याद करने हैं। अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहे हैं, तो किसके विरोध में लड़ाई की थी भाई, उन्होंने अपार्थीड के विरोध में लड़ाई की थी। बात करें उन्होंने जेल में कितना समय व्यतीत किया अपना, तो इन द जेल कितना भाई उन्होंने समय क्या किया, व्यतीत किया, 27 ईयर्स, यानी 27 सालों तक वे कहां पर रहे, जेल में रहे। तो आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेसन की बात करें, तो जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो अगर हमको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो हम उसको कैसे करके आएंगे, बस आप इतना पढ़ें जितना मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, इससे अलग आपको कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं मिलने वाला है, कोई भी प्रश्न परीक्षा में आपको इससे अलग नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो हम इनको बहुत ही छोटे रूप में इनको याद करेंगे भी। एने कौन है, एने है इसकी राइटर, जो मुख्य जो किरदार है वो किसका है, एने का है। वो कितने साल की लड़की है भाई, 13 साल की लड़की है। एने कितने साल की लड़की है, 13 साल की लड़की है, 13 ईयर्स ओल्ड। क्या रखती है एने, एने के पास एक डायरी है, ठीक है जी। अब एने के पास क्या है, डायरी। डायरी में क्या लिखती है वो, ऐसे, और ऐसे का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, चैटर बॉक्स, ठीक है जी। यहां से हमको कई सारे क्वेश्चन मिले, एज का पता चला, क्या रखती है उसका पता चला, क्या लिखती है उसका पता चला, क्या सब्जेक्ट है लिखने के लिए उसका पता चला। आगे क्या है भाई, उसके स्कूल में कितने टीचर्स थे भाई, तो टीचर्स थे 9, कितने थे, 9। अगर हम एने की फ्रेंड की बात करें, तो एने की फ्रेंड का क्या नाम था, सैने, क्या था, एने सैने, ठीक है जी। तो इनकी फ्रेंड हो गई। उसके बाद सिस्टर की बात करें, तो सिस्टर का नाम था मार्गॉट, एने की जो बहन थी उसका नाम क्या था, मार्गॉट। ग्रैंड माँ की मृत्यु की बात करें, तो ग्रैंड माँ की मृत्यु कब हुई थी, जनवरी 1942, यानी जनवरी 1942। तो हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर।